नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। फिर रहा हूं मैं खुद अपनी ही तलाश में कि अभी मुझसे मेरा मिजाज नहीं मिल रहा। क्या लाइलाज होने लगा है मर्ज मेरा कि मुझे इस रोग का इलाज नहीं मिल रहा। अक्सर जब किसी व्यक्ति में दवाएं बेअसर होने लगे और रोग ठीक ना हो तो उस स्थिति को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिस स्थिति में व्यक्ति का इलाज करना मुश्किल हो जाए। आजकल हम लोगों को हर छोटे रोग के लिए खुद ही अपना डॉक्टर बनने की आदत सी हो गई है। मर्ज चाहे छोटा हो या बड़ा, कोशिश ये की जाती है कि डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता न पड़े या केमिस्ट की सलाह से ही दवा ले ली जाए। लेकिन ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। और अगर बात हो बच्चों के स्वास्थ्य की, जिनमें आमतौर पर सर्दी, जुकाम या पेट दर्द जैसी दवाएं बहुत ही आम तौर पर प्रयोग की जाती हैं, उनमें अगर दवाएं बेअसर होने लगे तो बात वाकई चिंता की है। आज हम टोटल हेल्थ में विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक और अनावश्यक प्रयोग बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, उनके स्वास्थ्य के लिए जटिलताएं बढ़ा सकता है और आने वाले जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें पैदा कर सकता है। आइए एक रिपोर्ट देखकर ये समझ लेते हैं कि किस प्रकार दवाएं रोग के उपचार में हमारी सहायता करती हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग बिना डॉक्टरी परामर्श के किया जाए, इलाज ठीक से ना किया जाए और स्व इलाज करने की कोशिश की जाए तो कितना बड़ा खतरा और जटिलता उत्पन्न कर सकती हैं। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि रोगों से बचाव किया जाए। इसमें हमारी सहायता करता है प्रतिरक्षा तंत्र। कई प्रकार के रोग और संक्रमण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। शिशुओं व बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, इसलिए उनमें रोगों से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। बीमार होने पर रोग के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनका अनावश्यक और अत्यधिक प्रयोग समस्या का कारण बन सकता है। आजकल बीमार होने पर स्व इलाज या बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना यानी सेल्फ मेडिकेशन बेहद आम हो गया है। वहीं एंटीबायोटिक्स सबसे अधिक प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाएं बन गई हैं। दवाएं बीमारियों के इलाज में काफी उपयोगी हैं, लेकिन यदि इनका बिना आवश्यकता के प्रयोग किया जाए या अत्यधिक प्रयोग हो तो ये जटिलता बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे दवाएं बेअसर होने लगती हैं। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सूक्ष्मजीवी जैसे जीवाणु, वायरस, फंगस व अन्य परजीवी आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण उन दवाओं से प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनसे वह पहले प्रभावित हुआ करते थे। यदि एंटीबायोटिक्स को सही तरीके से लिया जाए तो ये जीवन रक्षक सिद्ध होती हैं, लेकिन दूसरी दवाओं की तरह इन दवाओं के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। विशेष तौर पर बच्चों में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जब भी हम संक्रमित होते हैं तो रोगाणु शरीर में पहुंचते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। कभी कभी जब रोगाणु यानी बैक्टीरिया का संक्रमण गंभीर हो तो एंटीबायोटिक्स की सहायता लेनी पड़ती है, जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं और उनके विकास को धीमा करते हैं। लेकिन छोटी समस्या होने पर भी इन दवाओं को लेना जटिलता का कारण बन सकता है। दवाओं का अधिक प्रयोग हानिकारक हो सकता है, विशेष तौर पर बच्चों में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी संक्रमण या बीमारी होने पर उसका उपचार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दवाएं असर नहीं करती। एंटीबायोटिक्स व अन्य दवाओं के अनावश्यक और अत्यधिक प्रयोग से बचें, स्व इलाज न करें और अगली बार एंटीबायोटिक या किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सारा जहां मरीज, मर्ज भी है लाइलाज, पहचाने कौन दवा की किसे खबर। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, यानी दवाएं जो हैं आपके लिए उपयोगी सिद्ध होती रहें, इसके लिए आवश्यक है कि जब डॉक्टर कहते हैं, जिस दवा के बारे में कहते हैं और जिस मात्रा में कहते हैं, जिस अवधि के लिए कहते हैं, उसी में आपको दवाओं का प्रयोग करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए समस्या का कारण बना सकते हैं। किस तरह से उपयोगी तरह से
आप प्रयोग कर सकते हैं एंटीबायोटिक दवाओं का, ये विशेषज्ञ बताएंगे। न्यूबॉर्न केयर वीक चल रहा है और आने वाले सप्ताह को हम इंटरनेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाने वाले हैं। किस तरह से बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए दवाओं का उचित प्रयोग होना चाहिए, जानेंगे विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल गोयल, डीजी हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आज के डिस्कशन में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर शोभना गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर एंड इंचार्ज चाइल्ड हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं आप दवाओं के उपयोग करके, ये बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर हरीश चेलानी, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, सफदरजंग हॉस्पिटल। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। आज का जो विषय है हम सभी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, इसलिए आवश्यक है कि इसके विषय में जागरूकता दी जाए। हमारे विशेषज्ञ उन तमाम भ्रमों को दूर करेंगे जिसकी वजह से एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ता है और बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। खतरा कितना बड़ा है और कैसे इस खतरे को कम किया जा सकता है, विशेषज्ञ आपको बताएंगे। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और ये समझ लेते हैं कि दवाएं जिनका कार्य हमारे रोग को ठीक करना है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, उनको अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने से कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर अतुल गोयल, आपसे ही हम समझना चाहेंगे, जब बात आती है किसी के भी स्वास्थ्य की और विशेष तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य की, कितना उपयोगी आप मानते हैं कि सभी को जागरूकता हो कि दवाएं हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन खतरा ना बन जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। आपने जो सवाल पूछा उसके अनेक जवाब हो सकते हैं, लेकिन अभी जो चीज़ में फोकस करूंगा कि अगर बीमारी हुई भी है तो बिना कारण के दवा स्वयं प्रयोग करना वो सही नहीं है। डॉक्टर के पास जाएं, उनसे बच्चे का या किसी एडल्ट का भी आप परीक्षण करवाइए, कोई टेस्ट की ज़रूरत है तो वो करवाइए और वही दवा लीजिए जिसकी आवश्यकता हो। अपने आप कोई भी दवा का सेवन ना करें, ना बच्चे को दें। इस तरह से दवा उपयोगी सिद्ध होगी और नुकसान नहीं पहुंचाएगी किसी को भी। जी, महत्वपूर्ण संदेश कार्यक्रम की शुरुआत में ही आ गया है, लेकिन बहुत से कारक हैं जो इस प्रक्रिया को रोकते हैं। डॉक्टर शोभना, न्यूबॉर्न केयर वीक हम लोग मना रहे हैं। नवजात शिशुओं की बात होती है तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर कहें या ये कहें कि विकसित होनी शुरू होती है। ऐसे में जब बच्चों में अधिक दवाएं प्रयोग की जाती हैं, आने वाले जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि इस बार का जो थीम रखा गया है इस वीक का वो है कि सभी को जानकारी हो कि एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक और अत्यधिक प्रयोग न किया जाए। कितना महत्वपूर्ण है इस विषय पर बात करना और किस दृष्टि से आप मानती हैं कि सभी के लिए उपयोगी होगा इसके विषय में जानकारी लेना? बिल्कुल सही। जैसे कि किरण आपने बताया कि नेशनल न्यूबॉर्न वीक चल रहा है और इसमें हमने जो इस बार का थीम दिया है कि एंटीबायोटिक का रैशनल यूज़ करना है, उसको जब तक ज़रूरत हो नहीं देना है और अगर देना पड़े सही मात्रा में देना है। जैसे आप जानते हैं जो नवजात शिशु हैं, स्पेशली जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं या जो वीक बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है, उसमें सिर्फ बैक्टीरिया ही कारण नहीं होता है, इन्फेक्शन ही कारण नहीं होता है बीमारी का, और अनंत कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। तो हर बार अगर बच्चे को किसी तरीके की बीमारी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एंटीबायोटिक शुरू कर दें। हमें उसके कारण देखने पड़ते हैं और उसके लिए सही डॉक्टरी जांच होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कई बार वायरल के इन्फेक्शन से, ठंडा होने की वजह से, शुगर की कमी होने की वजह से, सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके कारण पे जाना ज़रूरी है, जिसके लिए सही डॉक्टरी इलाज और सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से अगर हम एंटीबायोटिक ज़्यादा देंगे तो बच्चे के स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही उसका जो टाइम शुरू होता है, आप बच्चे की बॉडी अल्टीमेटली उस दवाई को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। देखिए, जाना बहुत ज़रूरी है, जो बैक्टीरिया हैं वो एक तरीके के वर्म हैं। अगर हम उसको वो दवाई बार बार दे रहे हैं जब उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो वो बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो दवाइयाँ उन पर काम करना बंद कर देती हैं। उस तरीके से जब बच्चा बड़ा होगा तो सिंपल दवाइयाँ भी बच्चे पे काम नहीं करेंगी और आप उसको हायर एंड हायर एंटीबायोटिक देंगे या हम कहेंगे कि दवाई का असर नहीं आ रहा।
तो सही डॉक्टरी इलाज, सही डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है स्टार्ट करने से पहले। जी डॉक्टर चेलानी, अगर हम एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को समझना चाहें, कौन सी वो स्थिति है जिसमें ये कहा जाता है कि दवाएं बेअसर होने लगी हैं, और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके कारण क्या रहते हैं? तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम जैसे कहते हैं कि जो कॉमन एंटीबायोटिक्स है, इनफैक्ट जनरली हम कहते हैं कि 3 कैटेगरीज होती हैं जो ज़्यादातर हम बच्चे को या बड़ों को जब बीमार होते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स कुछ होती हैं जिनको हम फर्स्ट या सेकंड लाइन एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो ये एक जिनमें जैसे कि हम ये प्रिज्यूम करके अब चल रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है और हमने वो एंटीबायोटिक्स दी हैं, तो ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स काम करती हैं। अगर ये रेजिस्टेंस पैदा हो गई जिसमें कि बैक्टीरिया जो हैं उस पर उनको उन दवाइयों का असर नहीं होता उनके ऊपर। नॉर्मली जैसे एंटीबायोटिक्स का एक्शन क्या होता है कि बैक्टीरिया को या तो वो किल कर देते हैं या बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देते हैं। तो जब हम रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि बैक्टीरिया, जैसे कहते हैं ना सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जी, तो बैक्टीरिया भी ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ अपना रूप बदलें या अपना डीएनए बदलें या जिससे कि एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर काम ना करें। तो जब ये एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर काम नहीं करती हैं तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे तो हम हायर एंटीबायोटिक्स की तरफ जाएंगे जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। या इवन आप देखिए जब आप सेकंड लाइन या थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स पे जाएंगे तो आपका हॉस्पिटल स्टे भी जो है वो बढ़ जाता है, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पूरा जो है ये सब बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हम सभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं जी, कि जब एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो, पहला इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस सही होना चाहिए, जो डॉक्टर शोभना ने जिसका अभी ज़रूर बोला। दूसरा, प्रिडोमिनेंटली जो बच्चों में इन्फेक्शंस होते हैं वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। इनफैक्ट 90% ऑफ द इन्फेक्शन इन पीडियाट्रिक प्रैक्टिस जो अंडर 5 चिल्ड्रन में हम देखते हैं दे आर वायरल इन नेचर, जिनमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। बट किन बच्चों में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है, जिनमें यूज़ करनी चाहिए, उन्हीं में ही एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। जी, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है डॉक्टर शोभना। आजकल इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और सबको लगता है कि हम अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। यानी अगर छोटी सी समस्या है तो उसके लिए डॉक्टर की फीस बचा ली जाए, या फिर केमिस्ट से परामर्श लेकर ही दवा आसानी से उपलब्ध होती है। सबसे अधिक जो प्रयोग की जाती हैं दवाएं, अगर बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है तो अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि अगर घर में किसी तरह का कफ सिरप या बड़ों की कोई दवा हो, उसको कम मात्रा में भी बच्चों को कई बार दिया जाता है। कितना बड़ा खतरा बच्चों के आने वाले जीवन के लिए साबित हो सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा किरण, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। जैसे कि हम देखेंगे कि पहली सेल्फ मेडिकेशन, तो जो ये चीज़ है कि अगर बच्चे को देखे जाना ज़रूरी है कि अगर बच्चे को खांसी ज़ुकाम हुआ है तो मोर देन 90% केसेस में वो वायरल इन्फेक्शन है, जो मौसमी बुखार जिसको हम बोलते हैं, और उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। वो वायरल इन्फेक्शन हैं जो अपने आप 3 से 5 दिन में अपने आप सही हो जाते हैं। थोड़ा सा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, क्रोसिन दिया या आप कोल्ड के लिए दिया, बट उसके लिए नो नीड ऑफ कोई एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद एंटीबायोटिक ना दी जाए। कई बार मदर्स का फ़ोन आता है या पेशेंट जब फ़ोन करते हैं कि हमने हमारे पास ये दवाई शुरू की हुई है और हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है 1 दिन के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो पहली चीज़ ये ही कि अगर बच्चे को नॉर्मल फीवर या खांसी ज़ुकाम है, खुद एंटीबायोटिक ना केमिस्ट की सलाह से शुरू करनी चाहिए, ना खुद रखी हुई शुरू करनी चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि अगर एंटीबायोटिक आपकी पहले यूज़ की हुई घर में रखी है तो वो ख़राब हो जाती है, उसको तो बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। एक बार आपने बच्चे का कोर्स फिनिश हो गया एंटीबायोटिक का और दवाई बची है तो उसको डिस्कार्ड कर देना होता है, उसको दोबारा यूज़ नहीं करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। डॉक्टर शोभना, अगर एक बार कोई सिरप है या बॉटल है उसको अगर सील ओपन हो जाती है तो कितने समय तक वो दवा सेफ या सुरक्षित मानी जा सकती है? सिरप देखिए, उसी जब जो बच्चे का कोर्स होता है नॉर्मली हम 7 डेज़ के लिए कहते हैं। कई एंटीबायोटिक्स हैं जिनमें पाउडर फॉर्म में आता है और उसको लिक्विड डाल के फॉर्मुलेशन बनानी होती है। वो नॉर्मली 7 to 10 डेज़ के बाद उसकी शेल्फ लाइफ ख़राब हो जाती है। तो एक बार कोर्स ख़त्म हो गया, जितनी दवाई बची उसको
फिर डिस्कार्ड किया जाता है, फेंका जाता है, घर में नहीं स्टोर करना होता है। जी डॉक्टर अतुल गोयल, बहुत बार ये जो जिम्मेदारी है ये डॉक्टर्स के सर ही आती है कि हमारे तो डॉक्टर्स ही एंटीबायोटिक्स ज़्यादा देते हैं, या डॉक्टर्स को प्रेशराइज भी किया जाता है कि देखिए बच्चे को आराम जल्दी से जल्दी आना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी दवा का प्रयोग किया जाए। क्या सिर्फ बच्चों या जो ह्यूमंस है उनमें जो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है जब हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, या दूसरे और कौन से क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया किरण जी। एंटीबायोटिक, जैसे अभी शोभना ने मेंशन किया कि एंटीबायोटिक को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, तो डिस्कार्ड किस तरह से करना चाहिए, पहले तो इसी पे बात करते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक को, टैबलेट्स को अपने कूड़े के डब्बे में डाल देंगे, या सिरप को आप वॉश बेसिन में या टॉयलेट में डाल देंगे, तो वो छोटी मात्रा में एंटीबायोटिक जो है वो वाटर के साथ मिक्स होता है, सीवेज के साथ मिक्स होता है, सॉइल में जाता है, एंड यही एंटीबायोटिक जो है रेजिस्टेंस क्रिएट करता है एनवायरनमेंट में। तो जब एंटीबायोटिक का यूज़ एग्रीकल्चरल सेक्शन में होगा, एनवायरनमेंट में जाएगा, या एनिमल्स के लिए या पोल्ट्री वगैरह के लिए यूज़ होगा, तो रेजिस्टेंस पैदा होने का खतरा रहता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए चारों क्षेत्रों को इकट्ठा काम करना पड़ेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए, और इसी को वन हेल्थ अप्रोच का नाम दिया गया है, जो कि आजकल काफ़ी प्रचलन में आ रहा है। एक्चुअली नया अप्रोच नहीं है, बेसिकली इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने का अप्रोच है, पर ज़रूरी है कि चारों सेक्टर्स इकट्ठे इसमें काम करें। कम से कम एनिमल सेक्टर और प्लांट सेक्टर में जो एंटीबायोटिक यूज़ है उसको बिल्कुल ख़त्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। जी, वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट आप कह रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस ये होता है कि जो न सिर्फ जो व्यक्ति है या ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, बल्कि इंटायर प्लैनेट, पूरा जो संसार है या पृथ्वी है, उसे ही सुरक्षित रखा जा सके। क्या जो इंटरकनेक्शन है, अगर एक जगह भी एंटीबायोटिक्स ओवरयूज़ हो रही हैं या गलत उनका प्रयोग किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सभी के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी डॉक्टर अतुल गोयल? बिल्कुल सबके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। ऐसा देखा गया है कि एंटीबायोटिक का यूज़ पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा किया जाता है, चिकन को मोटा करने के लिए, या एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज़ किया जाता है, और इसमें जो डोजेज है वो बहुत लो होती है कई बार, लेकिन ये लो डोजेज बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है बैक्टीरिया में जो भी उसको एक्सपोज होते हैं। तो जब ह्यूमंस में इन्फेक्शन होगा उस बैक्टीरिया की वजह से, तो वो एंटीबायोटिक ह्यूमंस पे काम नहीं करेगी, तो वो भी एक मेजर कारण है रेजिस्टेंस डेवलप होने का। जी डॉक्टर हरीश चिलानी, जब डॉक्टर्स को ये कहा जाता है कि हमें अपने बच्चे के लिए या परिवार का जो सदस्य बीमार है उसको ठीक करना है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, कितना अधिक प्रेशर होता है? क्योंकि बहुत बार देखा गया कि जब कुछ डॉक्टर्स दवाएं नहीं लिखते हैं तो वो डॉक्टर से दवा न ली जाए, इसके लिए डॉक्टर ही बदल दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट जो है ना, इसीलिए कहा जाता है देयर हैज़ टू बी ए पेशेंस बोथ फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज फॉर द डॉक्टर, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर समटाइम्स दैट इट कम्स फ्रॉम द फैमिलीज़ के बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तो ज़रूरी ये है कि डॉक्टर का काम है कि मरीज़ के साथ बात करें, क्योंकि हर डिज़ीज़ का एक कोर्स होता है। जैसे वायरल फीवर भी है, वो कम से कम 5 से 7 दिन लगता है उसको ठीक होने में। तो इसमें जैसे आप एंटीबायोटिक्स देंगे तब भी उतना ही टाइम लगता है। जैसे इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर आप इसको दवाई लेंगे तो 7 डेज लगेंगे, अदरवाइज 1 वीक लगेगा, विच मीन्स इट विल टेक द सेम टाइम। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फैमिलीज़ के साथ हम डिस्कस करें, उनको काउंसल करें कि बीमारी का ये वायरल बीमारी है और इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो क्लिनिक्स में कई बार हम जल्दी से देखते हैं और मरीज़ के साथ हम या पेरेंट्स के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, तो वो कई बार एक फोकस कर देती है। और मेरे को लगता है अगर हम डिस्कस करते हैं पेरेंट्स के साथ कि भाई ये ज़रूरी नहीं है, तो आई एम श्योर दे विल गेट कन्विंस्ड और वो फोर्स नहीं करेंगे। बट आई थिंक काउंसलिंग इज़ द की थिंग टू डिस्कस विद देम एंड देन दे विल एग्री टू दैट। जी, अक्सर वो चीज़ें जो हमें समझ नहीं आती या जिनकी जानकारी नहीं होती वो काफ़ी सरल लगती हैं, लेकिन कोई ख़तरा कितना बड़ा है
उसके लिए उसे समझना आवश्यक है और उसके विषय में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर शोभना अमृतपाल जी हैं, उनका सवाल ये है कि कैसे पता किया जा सकता है कि किसी को जो इन्फेक्शन हुआ है बच्चों में वो बैक्टीरियल है या वायरल है, क्योंकि आमतौर पर जब पहले दिन बुखार आता है या किसी संक्रमण की शुरुआत होती है, इज़ दैट टू अर्ली टू गेट द पर्सन टेस्टेड? जी बिल्कुल, देखिए बुखार तो बहुत सारे कारणों से आ सकता है, जो कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पानी की कमी, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे सर्दी की वजह से नॉर्मली बच्चों को जैसे दस्त लग गए या कफ के साथ कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, तो जनरली वायरल इन्फेक्शन की शुरुआत होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है। तो अगर बच्चे का बहुत तेज़ बुखार लंबा चला है, 3 दिन से ज़्यादा चल रहा है, बच्चे के खाने पीने में कमी आने लग गई है, बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो उन सिम्टम्स के साथ डेफिनेटली आपको डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी और डॉक्टर जांच करने के बाद ही बता सकता है कि उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है कि नहीं है। गले में इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है और उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट ज़रूरत है वो भी वो कराएगा और उसके बाद वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा। कई बार यूरिन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, बट वो एज अ पेरेंट आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आपको डॉक्टर सलाह लेनी पड़ेगी जब भी बच्चे को ये सिम्टम्स रहेंगे। जी डॉक्टर अतुल गोयल, जब भी एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हम सभी की आदत होती है कि जैसे ही सिम्टम्स लगते हैं कि कुछ राहत मिल रही है, तो जो सबसे पहले काम किया जाता है कि दवा बंद हो जाती है, क्योंकि शायद हमारे पास उसके लिए समय ही नहीं होता। अगर एंटीबायोटिक की वाकई आवश्यकता है और डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है, तो जितने दिन के लिए प्रिस्क्राइब किया है उतने दिन लेना चाहिए, उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन ना पूरी तरह ठीक होगा और रेजिस्टेंस भी डेवलप होने का डर रहेगा। सो जो भी ड्यूरेशन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है उस ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक को लेना आवश्यक है। जी डॉक्टर गोयल, अगर किसी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, विशेष तौर पर अगर बच्चों की बात की जाए, तो उससे किस प्रकार की जटिलताएं बढ़ेंगी? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि एक दवा अगर काम नहीं कर रही है तो क्या हुआ, हमारे पास वैरायटी या रेंज ऑफ मेडिकेशंस अवेलेबल है और आने वाले समय में आती रहेंगी। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर मैं देखूं तो आने वाले समय में ऐसे कोई एंटीबायोटिक्स नहीं आ रही जो कि असरकारक होंगी, और इस बात की चिंता हमें करनी चाहिए। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है उन्हीं का अगर ढंग से यूज़ करें तो शायद इस रेजिस्टेंस को डेवलप होने से रोका जा सकता है, और इस मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे डॉक्टर चिलानी ने बीच में मेंशन किया था, अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रही है और इन्फेक्शन ऐसे ऑर्गेनिज्म से हो रहा है जो रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक को, तो कॉस्ट बढ़ेगी ट्रीटमेंट की। उसके अलावा जितने भी एंटीबायोटिक्स एडवांस्ड हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो नुकसान करते हैं, तो इस तरह की जटिलताएँ सामने आएंगी। लेकिन अगर हम अभी भी संभल जाएं और बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करें तो बहुत हद तक रेजिस्टेंस डेवलप होने से रोका जा सकता है। ये याद रखना पड़ेगा कि जितने भी जीवाणु हैं वो हमारे से पहले संसार में थे और हमारे बाद संसार में रहेंगे, और वो तरीका अपना लेंगे एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट होने का। हमें ध्यान रखना है कि उनको रेजिस्टेंट नहीं होने देना, क्योंकि अगर एक बार रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो न सिर्फ रोग को ठीक होना मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होता है, अस्पताल में अधिक समय के लिए भर्ती रहना पड़ता है और इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। डॉक्टर हरीश चिलानी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास हैं। दीपिका जी ये कह रहे हैं कि उनके बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है। क्या ये इस बात का प्रमाण या लक्षण माना जा सकता है कि दवाएं असर नहीं कर रही हैं? और अगर किसी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है या नहीं, यानी दवाएं क्या बेअसर होने लगी हैं, क्या इसके कुछ लक्षण भी होते हैं? इनफैक्ट बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है, पहले तो जो हम शुरू प्रोग्राम से ही कह रहे हैं कि उसकी जांच होना ज़रूरी है। इनफैक्ट ये भी है कि जैसे बच्चे इवन जैसे नर्सरी में या स्कूल्स में जाना शुरू कर देते हैं तो वायरल एपिसोड्स भी आपके क्योंकि बढ़ जाते हैं, क्योंकि कांटेक्ट में आने लगते हैं। एक अभी इन्फेक्शन ठीक होता है तो दूसरा इन्फेक्शन फिर पकड़ लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जैसे डॉक्टर शोभना जी ने बताया कि अगर वो जांच से करना ज़रूरी है, और जांच में जैसे मैं कहूँ कि मैं देखा थ्रोट में देखा और वहाँ पे पस पॉइंट्स हैं,
या डायरिया हुआ, डायरिया में जो है ब्लड अगर आ रहा है तब तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अदरवाइज जो है बार बार इन्फेक्शन होना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, बट उसकी जांच होना ज़रूरी है। कहीं ये तो नहीं है कि बच्चों में जैसे 5-6 मंथ के बाद खांसी अगर बार बार शुरू हो रही है तो हो सकता है कि वीजी ब्रोंकाइटिस जिसको हम बोलते हैं, या अस्थमा का शुरुआत अगर हुई है या किसी वजह से, तो उसका कारण जानना बड़ा ज़रूरी है, बजाय कि कहना कि हर बार खांसी हो रही है तो मैं उसको एंटीबायोटिक से ठीक करूं। तो वो एक ज़रूरी है, आई थिंक, ध्यान रखना। डॉक्टर शोभना, सभी दारोमदार इस बात पर टिका है कि क्या इन्फेक्शन या संक्रमण जो हुआ है वो वायरल है या बैक्टीरियल है। कितनी अहम भूमिका हो जाती है विशेषज्ञों की, क्योंकि राइट डायग्नोसिस इज़ द की। यदि सही जो है उसकी पहचान ही नहीं हो पाई समस्या की तो इलाज ठीक नहीं हो सकता। कितना महत्वपूर्ण है, क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से सभी जो चिकित्सक हैं उनके लिए, कि जब भी कोई बच्चा या रोगी उनके पास आता है उचित जांच कर ये निर्धारित कर लिया जाए कि वाकई में संक्रमण बैक्टीरिया की वजह से हुआ है? बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी अगर मैं चिकित्सकों के लिए बोलूं कि जब भी बच्चा हमारे पास आ रहा है तो मोस्टली जो एक्चुअली बाल रोग विशेषज्ञ हैं वो यही कोशिश करते हैं माँ को समझाने के लिए कि अगर वो मौसम की वजह से खांसी जुकाम या नॉर्मल दस्त हुए हैं, जो कि मोस्ट कॉमन बच्चे इसी प्रॉब्लम की वजह से आते हैं, या 2-3 दिन के बुखार की वजह से आते हैं, तो बच्चे को देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि वो वायरल इन्फेक्शन लग रहा है। वायरल इन्फेक्शन में नॉर्मली सिम्टम्स आते हैं, बच्चा अदरवाइज खाता पीता रहता है, जनरल एक्टिविटी उसकी ठीक रहती है। लेकिन अगर डॉक्टर को लग रहा है कि बच्चा, खासकर वो बच्चे जो कि कमज़ोर हैं, जिनका न्यूट्रिशन पुअर है, या जिनमें साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा गया, जिनका इम्यूनाइजेशन इनकम्प्लीट है, ये वो सेट ऑफ बच्चे हैं जिनमें रिस्क है कि उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन जल्दी पकड़ेगा। उन केसेस में डॉक्टर ज़्यादा अवेयर होते हैं कि इनकी जांच जल्दी करानी चाहिए या इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि निमोनिया की वजह से हमारे जो वैक्सीनेशन है वो मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमको प्रिवेंट करते हैं। कोई बच्चा उस वातावरण से आ रहा है जहाँ साफ सफाई नहीं है, पानी नहीं है, सोप का यूज़ नहीं कर रहे हैं हाथ धोने के लिए, या बच्चे का कुपोषण है, बच्चे का वेट और एज उसके उम्र के हिसाब से बहुत कम है, तो डेफिनेटली ये बच्चे वो सेट हैं जिनमें कि ज़्यादा ध्यान रखना है कि हाँ ये बच्चे हैं जिनमें टेस्ट टाइमली कराने हैं, और डॉक्टर उनमें एंटीबायोटिक स्टार्टिंग से कई बार जल्दी भी शुरू कर देते हैं क्योंकि वो बच्चे हाई रिस्क हैं जी। और अदरवाइज जो बच्चे वैसे हेल्दी हैं उनमें डॉक्टर अपना टाइम लेके 3 से 5 दिन का टाइम लेकर ज़रूरत है टेस्ट कराते हैं और उसके हिसाब से ही एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। तो आई एम श्योर हमारे सारे चिकित्सक इस चीज़ को फॉलो करते हैं और करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि सभी की सावधानी और सतर्कता ही हम सभी की सेहत को सुरक्षित रख सकती है। फिलहाल एक कॉलर हैं, मनराखन यादव जी हैं फोन लाइन पर, छत्तीसगढ़ से कॉल कर रहे हैं। स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल पूछे। नमस्ते जी नमस्कार। हाँ, एक बच्चा है सर IVF का जी। IVF से हुआ बच्चा है। हाँ, उसको हर 3-4 महीने में सर्दी खांसी आ जाती है, क्या करना चाहिए? कितनी उम्र है बच्चे की? 6 साल। 6 वर्ष। IVF से हुआ बच्चा है। डॉक्टर हरीश शेलानी, क्या इस केस में अगर IVF से हुआ बच्चा है उसमें सर्दी खांसी बहुत बार हो रही है, कुछ विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है? नहीं, आई थिंक ऐसा अभी 6 इयर्स का इन्होंने बताया, 6 साल का बच्चा है, तो अगर फीवर है और 2-4 दिन से ही है फीवर, और जैसे डॉक्टर शोभना ने कहा अगर खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं है तो देन ऐसी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए हम एंटीबायोटिक सोचें। बट ये है बच्चे को अगर उसके जो सिम्टम्स हैं फीवर के, तो फीवर के लिए हम पैरास्टामोल जो है मेडिसिन दे सकते हैं, और जो दूसरा हम कहते हैं कि प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स वो दे, और बाकी ऐसा कोई नहीं है। बट अगर यही फीवर हमारा 48 to 72 आवर्स के बाद परसिस्ट करता है, क्योंकि इस मौसम में हमारे को बाकी और भी कारण देखने होते हैं, कहीं ये डेंगू फीवर भी नहीं है या क्या है, तो इन दैट केस हमारे को लगता है कि जांच होना बड़ा ज़रूरी है। बट एज सच अगर IVF के हुआ है तो उसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है कि भाई इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस होंगे,
तो वो चांस नहीं है। इससे जुड़ा एक और सवाल भी है डॉक्टर हरीश चलानी। सूरज है वो ये पूछ रहे हैं कि अगर जो डिलीवरी है वो IVF से कंसेप्शन हुआ था, तो क्या ऐसे बच्चों में जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट रहता है एंटीबायोटिक्स का वो अधिक समय के लिए रहता है अगर कंपैरिजन में बात की जाए दूसरे सामान्य बच्चों के? नहीं, जनरली ये देखा जाता है कि इन्फेक्शन किस तरह का है, और इन्फेक्शन बॉडी में सिर्फ एक इन्फेक्शन है या ब्रेन पे दूसरी जगहों पे या किडनी में कहाँ पे फैला हुआ है, तो ड्यूरेशन जो है उन चीज़ों पे निर्भर करती है, बाकी इन चीज़ों पे निर्भर नहीं करती है कि IVF से है। बट ये है कि IVF के बच्चे जनरली थोड़ा सा ये देखा गया है कि प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं जिनमें इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। बट एज फार एज द ड्यूरेशन इज कंसर्न, ड्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह का इन्फेक्शन है। जी डॉक्टर अतुल गोयल, एक और जो बड़ा चंक रहता है जिसमें एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन की बात की जाए, कई मामले हम लोगों ने देखे हैं कई बार कि जिसमें व्यक्ति का वजन कम हो रहा है, बुखार रहता है और कोई दूसरा कारण न मिले तो बहुत बार टीबी की दवाएं शुरू कर दी जाती हैं इससे पहले ही कि टीबी का डायग्नोसिस बने। किस तरह का प्रभाव हो सकता है? और आजकल ये भी देखा गया है कि टीबी के अंदर भी फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है वो कई लोगों में काम नहीं करती हैं। किस तरह से इसे देखना चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है कि टीबी का सही डायग्नोसिस और जितने समय के लिए विशेषज्ञ कहते हैं कि दवा लेनी है उस कोर्स को कंप्लीट किया जाए? बहुत आवश्यक प्रश्न पूछा आपने किरण जी। अगर हम टीबी को देखें, जो हिंदुस्तान में टीबी का कंट्रोल चलता है उसमें इनिशियली रिफैम्पिसिन सबसे पहले आई थी जो रेजिस्टेंट टीबी के लिए मानी जाती थी। बाद में उसका प्रयोग रूटीन टीबी में करना शुरू हो गया और टीबी में रेजिस्टेंस काफ़ी रैपिडली डेवलप होता है। तो अगर टीबी हुए बगैर टीबी की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाएंगी तो रेजिस्टेंस डेवलप होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऐसे में जिनको एक्चुअली टीबी है उनके ऊपर दवाएं असर करना बंद कर देंगी। तो बहुत आवश्यक है कि पहले टीबी की जांच पूरी हो, डायग्नोसिस बने, उसके बाद उसमें दवा दी जाए और पूरे ड्यूरेशन के लिए दी जाए। अक्सर ये भी देखा गया, जैसे आपने पहले भी कहा था, थोड़ा सा रोगी ठीक होता है तो वो स्वयं दवाएं छोड़ने का प्रयत्न करता है, क्योंकि टीबी की दवाएं अक्सर 6 से लेकर 9 महीने तक चलती है। तो कई बार वो अपनी पेशेंस खो देता है और दवा छोड़ने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसको पूरे ड्यूरेशन के लिए दवा लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टीबी का प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। खाली हम इलाज की बात करें ये गलत है। टीबी का प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को घर में टीबी है तो छोटे छोटे प्रिकॉशन से उसका ध्यान रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसके बर्तन अलग करने हैं या उसको अलग कर देना है, लेकिन ध्यान थोड़ा सा रखें, सनलाइट का एक्सपोजर हो, शुद्ध हवा का एक्सपोजर हो, न्यूट्रिशन ठीक रहे तो टीबी का प्रिवेंशन होगा। जी, इससे जुड़ा एक सवाल भी है डॉक्टर शोभना आपके लिए। ये सवाल है कि हम बोल रहे हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कम से कम किया जाए। सुजाता हैं वो ये पूछ रही हैं कि क्या इसका मैसेज हम लोग ये ले सकते हैं कि जब तक काम चले बिना दवाओं के ही काम चलाया जाए। और दूसरा प्रश्न है निधि हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी अभी विकसित हो रही होती है, विशेष तौर पर अगर प्री मैच्योर बेबी है या प्री टर्म या लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं, उनके लिए विशेष तौर पर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई विशेष दवाएं जो है वो उपयोगी हो सकती हैं? पहले आपका पहला सवाल, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बच्चे को दवाई नहीं देनी है। अगर बच्चा बीमार है, उसको बुखार है, जो भी सिम्टम्स हैं, एंटीबायोटिक एक प्रकार की दवाई हैं, बट सिम्टम रिलीफ करने के लिए और दवाई भी हैं। अगर बच्चे को बुखार है तो हमें पैरासीटामोल देना पड़ेगा। अगर कई बार नोज ब्लॉक के लिए हमें देना पड़ता है या उसको वीजी जैसे ब्रोंकाइटिस बोला तो उसकी दवाई दूसरी है। तो एंटीबायोटिक एक प्रकार की दवा है एक इन्फेक्शन के लिए, और सिम्टम रिलीफ के लिए अलग दवाई होती हैं जो कि आपका डॉक्टर उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है। हमारा मैसेज है एंटीबायोटिक्स खुद शुरू ना करें, बट डेफिनेटली बच्चा बीमार है तो उसको डॉक्टर को दिखाना है। दूसरी चीज़ जैसे आपने बोली, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा रोल है वो है बच्चे के खाने पीने का। कोई भी दवाई बच्चे को इम्यून बनाने के लिए काम नहीं करेगी, उसका जो काम करेगा वो है उसका पोषण। तो बच्चे को 6 महीने तक, जैसे बच्चे चाहे लो बर्थ वेट भी हैं, उसको 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, 6 महीने से उसको ऊपरी आहार शुरू करना है और साथ में माँ का दूध 2 साल तक कंटिन्यू कीजिए।
जो स्पेशली बच्चे लो बर्थ वेट हैं उनको हम साथ में ताकत की दवाइयाँ ज़रूर दी जाती हैं, जैसे आयरन की ड्रॉप्स हैं और विटामिन डी है, ये हम उन बच्चों को शुरू करते हैं, वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ साथ में और ऐड करूँगी कि बच्चों को शुरू से ही जो हाइजीन की हम बात करते हैं, हाथ धोने का महत्व, उसकी बहुत वैल्यू है बच्चों में, तो शुरू से ही उसको आदत डाली। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो जब आप छोटे हैं, माँ जब बच्चे को दूध पिलाने से पहले या जब शौच जाए या शौच साफ करे बच्चे, उससे पहले साबुन से हाथ धोना और उसके बाद भी साबुन से हाथ धोना। और जब बच्चा बड़ा हो तो उसको यही हैबिट डालना कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोना, शौच से जागने से पहले बाद में हाथ धोना। इस तरह की अगर बच्चे की हैबिट होगी तो आपको बच्चे को इन्फेक्शन होगा ही नहीं, तो आपको एंटीबायोटिक छोड़िए बच्चा बीमार ही नहीं होगा। तो इसकी जो महत्वपूर्णता है वो सबसे ज़्यादा है। सही आहार और सफाई, इसकी महत्वपूर्णता का हमेशा ध्यान रखिए। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने पहले कहा था, वैक्सीनेशन, बच्चे का कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के मुताबिक पूरा कीजिए। जी, इन्हीं बच्चों की और बात कर लेते हैं। नवजात शिशुओं की बात की जाए, डॉक्टर हरीश चिलानी, कितना महत्वपूर्ण है आजकल कैंगरू केयर का कॉन्सेप्ट आ गया है। बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं, चाहे सिजेरियन हो या बच्चा थोड़ा सा ठीक ना हो, अस्वस्थ लगता है तो मदर से अलग सबसे पहले रख दिया जाता है। अगर मदर के क्लोज कांटेक्ट में बच्चा रहता है, उसके साथ ही रहता है, किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है संक्रमण की संभावना को कम करने के लिए? और ओवरऑल प्रोटेक्शन की बात की जाए, किस तरह से उपयोगी है? तो बहुत ही आई थिंक आज एक जैसे वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे है और एक कैंगरू मदर केयर जो है एक ये इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है जो कि न्यूबॉर्न्स के लिए, सर्वाइवल के लिए। और ट्रेडिशनली अभी तक यही है ग्लोबली कि बच्चों को जो है, जो स्वस्थ बच्चे होते हैं पैदा, उनको तो माँ के साथ रखा जाता है, बट अगर बच्चा सिक है, जो नर्सरी में है, वो माँ पोस्टनेटल वार्ड में होती है या डिस्चार्ज होती है और वो उनको सेपरेट किया जाता है। उसके बाद ये वाला देखा गया कि अगर हम, और ये खास करके स्टडी एक पूरे एशिया में सफदरजंग हॉस्पिटल में ही हुई थी और 4 कंट्रीज़ और थे, जिसमें देखा गया कि अगर हम बच्चे को, सिक बच्चे को भी अगर माँ के चेस्ट पे रखते हैं तो देखा गया कि संक्रामक रोग जो है वो कम हो जाता है और उन बच्चों में मृत्यु दर भी 25% के करीब कम हो जाती है। तो ये जो इसका फ़ायदा है, और उसका जैसे कहते हैं ना कैंगरू मदर केयर के, एक तो ये है कि बच्चे को गर्माश मिलती है माँ के द्वारा, जो कि कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है जल्दी अर्ली अवेलेबिलिटी ऑफ जो है ब्रेस्ट मिल्क है, और ब्रेस्ट मिल्क हमें मालूम है कि वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है जी। और तो ये जो चीज़ें हैं, और ये आजकल जो है कंसेप्ट पूरे हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रचलित हो गया है कि माँ और बच्चे को हर जगह पे, हर लेवल ऑफ केयर पे इकट्ठा रखना है। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, कोमल जी हैं फोन लाइन पर। कोमल जी, स्वागत आपका, क्या है आपका सवाल? अच्छा जी, हमारे बच्चे का जैसे चमड़ी छूट रहा है, हमारे केमिस्ट से जो है मेडिकल से हम दवा लेंगे, ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना बड़ा बच्चा है? बच्चा है हमारा 16 साल का। जी, डॉक्टर शोभना, एक और जो चंक है स्किन की इन्होंने प्रॉब्लम बताई है, जो दूसरा एक बहुत कॉमनली यूज़ की जाने वाली एंटीबायोटिक्स या दूसरे स्टेरॉयड दवाएं भी हैं, वो होती हैं त्वचा के लिए। केमिस्ट से क्या दवा ले ली जाए, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, चर्म जो स्किन का भी रोग है उसके लिए भी केमिस्ट से मेडिकेशन नहीं लेनी। केमिस्ट का जो काम है वो प्रिस्क्रिप्शन देख के दवाई देने का है। जो स्किन के रोग कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, नॉर्मल एलर्जी की वजह से भी हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं उसके। तो उसके लिए खुद से जो नॉर्मल प्रचलन है बहुत ज़्यादा कि खुद से कोई ऑइंटमेंट लगा लेना, उसमें कई तरह के तत्व होते हैं जो कि स्टेरॉइड होते हैं, और स्किन से भी दवाई की एब्जॉर्प्शन होती है जो बच्चे को हार्म कर सकती है। तो एक बार आपको स्किन के डॉक्टर, अगर स्किन के डॉक्टर नहीं है तो इवन मेडिसिन के जो डॉक्टर, जो विशेषज्ञ हैं या आपके चिकित्सक हैं, उनसे ही आप दवाई लीजिए। फार्मेसी से अपने आप ओवर द काउंटर ड्रग नहीं लेनी है। जी, ईमेल्स हमारे पास काफ़ी सारे आ गए हैं। डॉक्टर गोयल, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। प्रथा जी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आजकल कई जगह देखा जाता है कि जो एंटीबायोटिक्स दवाएं मिलती हैं वो एडल्ट्रेटेड होती हैं। नकली दवाएं मार्केट में कई जगह अवेलेबल हैं, कैसे पहचान की जा सकती है और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि जो एंटीबायोटिक या किसी भी तरह की दवाएं हैं उनकी एफिकेसी ठीक है, उसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो रजिस्टर्ड शॉप्स हैं
वहाँ से आप दवा लेंगे प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन से तो आपको दवा एडल्ट्रेटेड नहीं मिलेगी। और इसमें सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया, जो जन औषधि की शॉप्स खोली। जन औषधि पे स्टैंडर्ड दवाइयाँ मिलती हैं और उनके रूटीनली टेस्ट भी किए जाते हैं, वो इफ़ेक्टिव होती हैं। तो आमतौर पे देखा गया है, लोग कहते हैं जन औषधि क्योंकि दवा सस्ती है तो वो असरकारक नहीं है। ऐसा नहीं है। जन औषधि पे मिलने वाली दवा उसी तरह असरकारक है जैसे कि आप केमिस्ट से महंगी दवाई लेंगे। तो आप दवा प्रिस्क्रिप्शन से लीजिए, प्रॉपर केमिस्ट से लीजिए, जाके ओवर द काउंटर मत खरीदिए, आपको स्टैंडर्ड दवाई मिलेगी। जी डॉक्टर अतुल गोयल, किस तरह से अस्पतालों में ये सुनिश्चित किया जाए कि जो इलाज हो रहा है वो जितना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो आईसीयू में हैं, हाई इन्फेक्शन जोन रहता है, किस तरह के सेफ्टी मेजर्स की आवश्यकता है? जो आप बात कह रहे थे कि वो जो चेन है या इंटरकनेक्शन है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस ट्रांसमिट होते हैं, सेफ्टी मेजर्स कितने महत्वपूर्ण हैं इस अवस्था को रोकने के लिए? देखिए, हम अगर बिगिन करें तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन की बात हुई। इंडिविजुअल लेवल पे इन्फेक्शन प्रिवेंशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन प्रिवेंशन होगा तो अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप अस्पताल जाते हैं तो दवा जो आपको प्रिस्क्राइब करी वो लीजिए। आप प्रेशर मत डालिए डॉक्टर के ऊपर एंटीबायोटिक लिखने का। जैसा कि बोला गया, ना सिर्फ बच्चों में, इवन एडल्ट्स में अधिकतर इन्फेक्शन जो है वो वायरल होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। एक छोटी सी चीज़ देखी गई है, एडल्ट्स भी जो हैं उनको बुखार होता है तो वो पहले दिन या दूसरे दिन से स्वयं एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि ये जो रेजिस्टेंस आप अपने यूज़ में प्रोड्यूस करेंगे वो आपके बच्चों को भी इफ़ेक्ट करेगी, बिकॉज ऑर्गेनिज्म तो सेम है, तो आप वहाँ भी अफेक्ट करेंगे। और आपको जब रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होता है तभी आपको आईसीयू में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे और रेजिस्टेंट इन्फेक्शन मिलता है। तो पूरी एक विशियस साइकिल है। हर सेक्टर में एंटीबायोटिक का यूज़ कम, इंडिविजुअल के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम, तभी किसी तरह जाके रेजिस्टेंस डेवलप होने से हम बच पाएंगे। जी डॉक्टर शोभना, क्या कहना चाहेंगी आप उन लोगों के लिए जो डॉक्टर्स को ये कहते हैं कि अगर बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है तो जितना उसको प्रोलॉन्ग किया जा सके या जितना स्टे बढ़ाया जा सके, क्योंकि बच्चे की केयर वहाँ पर अस्पताल में बेहतर तरीके से हो जाती है? देखिए, बच्चे को हम एज अ डॉक्टर ऑल्सो सिर्फ हॉस्पिटल में तभी तक रखा जाता है तब तक कि उसकी ज़रूरत हो, क्योंकि हॉस्पिटल की जो सेटिंग है वो इज़ अ हाई इन्फेक्शियस जोन। वहाँ पे हर तरह के डिफरेंट इन्फेक्शन के साथ बच्चे और पेशेंट्स आते हैं। तो अगर जैसे ही लगता है डॉक्टर को कि बच्चे को अब इलाज की हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खा पी सकता है, उसके आईवी एंटीबायोटिक्स बंद हो गए हैं, उसको ओरल दवाई पे शिफ्ट किया जाता है, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो बच्चे को डिस्चार्ज किया जाता है। लंबा हॉस्पिटलाइजेशन कभी भी प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि हॉस्पिटल के में से रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। डेफिनेटली जब तक बच्चे को ज़रूरत है तब तक हॉस्पिटलाइज करना है, और जब डॉक्टर को लगता है कि आज बच्चे को डिस्चार्ज करने की सलाह दी जा रही है और मेन उसके सिम्टम्स यही हैं कि बच्चे ने खाना पीना शुरू कर दिया है, फीवर डाउन हो गया है और उसके जो इंजेक्शंस हैं उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है और बच्चा ओरल दवाई ले सकता है। डॉक्टर हरीश चेलानी, बहुत संक्षिप्त में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं होलिस्टिक अप्रोच रखी जाए जब बात आती है बच्चों के सही इलाज करने की? आई थिंक होलिस्टिक अप्रोच है, प्रिवेंशन इज़ द की थिंग। आई थिंक जो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रिवेंशन में बार बार जो हम कहते हैं हाथ धोने का और साथ में फुल वैक्सीनेशन का, एंड अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें, और अगर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे फुल डोज और जो ड्यूरेशन है उसका इस्तेमाल किया जाए। आई थिंक और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है जिसको हम ये भी कहते हैं हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो जो अगर जहाँ पे हम साफ़ सफाई से पानी अगर पीते हैं तो जहाँ पे इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है। जहाँ पे भी देखते हैं कि खुले और कटे हुए फल जैसे मिलते हैं और वहाँ पे जो है इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो हाइजीनिक वे में अगर हम चीज़ें लेते हैं तो प्रिवेंशन के ऊपर बड़ा ध्यान ज़्यादा, और क्योंकि ये न्यूबॉर्न वीक है मैं ये कहूँगा कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग, नो अदर फार्मूला मिल्क एक्चुअली। जी, बेहद महत्वपूर्ण संदेश। बच्चों को सिर्फ माँ का दूध 6 माह तक, और अगर ऊपर से दूध पिलाना है तो कटोरी और चम्मच का प्रयोग किया जाए, बोतल का नहीं, और वो भी डिब्बा बंद दूध का प्रयोग न हो तो वही बेहतर है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। डॉक्टर हरीश चेलानी, डॉक्टर शोभना गुप्ता, डॉक्टर अतुल
गोयल हमारे साथ हैं और अब समय है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं, कुछ भ्रमों को भी दूर करते हैं। छोटे सवाल, बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर हरीश चलानी आपसे, क्या इन्फेंट्स या नवजात शिशुओं की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है इसलिए उन्हें अधिक दवाओं की आवश्यकता है? द आंसर इज नो। डॉक्टर शोभना, कफ एंड कोल्ड या सर्दी जुकाम के लिए दवाएं जो हैं वो बहुत साधारण होती हैं, तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है? नहीं, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है साधारण दवाइयों के बावजूद भी। डॉक्टर अतुल, क्या एंटीबायोटिक्स हर मर्ज या हर संक्रमण का एक रामबाण उपचार है? कदापि नहीं। और मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि मैंने पिछले 25 साल से एंटीबायोटिक नहीं लिया है। बहुत ही बेहतरीन। डॉक्टर हरीश चलानी, जितनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन होगी उतनी जल्दी रिकवरी होगी? नो। डॉक्टर शोभना, क्या बच्चों को अधिक मेडिकेशन देना उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अतुल गोयल, क्या जो दवाएं एडल्ट्स यूज़ कर रहे हैं, बड़े लोग उपयोग कर रहे हैं, उसको कम मात्रा में या आधी गोली करके बच्चों को देना उपयोगी है? कदापि नहीं। बच्चों की डोज बिल्कुल अलग होती है, पीडियाट्रिशियन से पूछे बगैर नहीं देना। डॉक्टर हरीश चलानी, अगर एक बार डॉक्टर से दवा ले ली गई है तो नुस्खा हमारे पास है, उसी दवाई को जब हर बार बच्चा बीमार हो उसे दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि हर बार जो है इन्फेक्शन का कारण दूसरा भी हो सकता है। जी। डॉक्टर शोभना, क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब होता है जब जो बैक्टीरियाज हैं हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स के ऊपर असर नहीं करते? बिल्कुल, जब एंटीबायोटिक से वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देती है दवाई, तभी उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जी। डॉक्टर अतुल, क्या एंटीमाइक्रोबियल और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ही अवस्था है? एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करता है। एंटी माइक्रोबियल जब हम बात करते हैं तो वायरसेस, फंगाई वगैरह की भी बात करते हैं। एक ही है पर थोड़ा सा फर्क है, विस्तृत रूप है। डॉक्टर हरीश, क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या सिर्फ उन्हीं को होती है जो बार बार दवाओं का उपयोग करते हैं? अगर एक आध बार ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है? नहीं, सिर्फ बार बार का ही नहीं है, बट जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब है, जैसे डॉक्टर अतुल ने भी कहा था, एक टोटल हेल्थ का है, तो जब हम बाकी एरियाज में भी देखते हैं उनकी वजह से भी है, सिर्फ ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की वजह से नहीं है जी, बट दूसरे कारण की वजह से भी रेजिस्टेंस हो सकता है। राइट। डॉक्टर शोभना, डोजेज अगर बदलनी है यानी दवा की मात्रा बदलनी है तो स्वयं भी बदली जा सकती है, परामर्श की आवश्यकता नहीं है? नहीं, परामर्श लेके ही करना है, डॉक्टर के परामर्श। खासकर बच्चों में डोज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कम डोज से भी बच्चे को असर नहीं आता है और ज़्यादा डोज से बच्चे को साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जी, एक ईमेल था हमारे पास डॉक्टर अतुल, उसी को हम शामिल कर रहे हैं रैपिड फायर में। सवाल ये था कि अगर कोई डॉक्टर अधिक एंटीबायोटिक दवाएं लिखता है तो कहीं पर इसके लिए शिकायत दर्ज की जा सकती है? आप चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं मेडिकल काउंसिल में, लेकिन अभी इसका कोई एक मैकेनिज्म नहीं बना है। जी। डॉक्टर हरीश चलानी, क्या जब भी बच्चा बीमार हो तो नो मेडिकेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए यानी वेट एंड वॉच? क्या मर्ज बढ़ता है या नहीं? नहीं, आई थिंक जो है सिम्टम्स को हमेशा दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत हाई ग्रेड फीवर है वो भी बच्चों के लिए नुकसान करता जी। है, और जो छोटे बच्चे हैं उनमें बल्कि टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। तो आई थिंक दोनों ही अवस्था में जो है, जो भी उस बीमारी के हिसाब से सिम्टम्स हैं उनका इलाज होना और डायग्नोसिस होना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर शोभना, अगर दवा बच जाती है तो उसे दोबारा उपयोग करने से आसानी भी होगी और पैसा भी बचेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेशली एंटीबायोटिक के मामले में दवाई ख़राब हो जाती हैं तो उनको दोबारा यूज़, एक बार खुली बॉटल को यूज़ नहीं करना है सिरप्स में। जी। डॉक्टर अतुल, क्या अगर एंटीबायोटिक दवाएं कम से कम या नहीं प्रयोग की जाती, इसका मतलब यह है कि कभी रेजिस्टेंस होगी ही नहीं? ऐसा देखा गया है कि जो एंटीबायोटिक कम यूज़ होता है उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। जी। डॉक्टर चलानी, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से सावधानी पूर्वक एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना आवश्यक है और बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक रखने में उपयोगी है? मैं ये कहूँगा कि आई थिंक प्राइम फोकस जो है पीडियाट्रिशियंस को देखना चाहिए प्रिवेंशंस के लिए, और फैमिलीज़ को एडवाइस करें कि प्रिवेंशन इज़ द की थिंग, और जहाँ पे ज़रूरत है एंटीबायोटिक्स वहाँ पे ज़रूर दें और वो सही मात्रा में दी जाए और सही ड्यूरेशन के लिए। जी। डॉक्टर शोभना, आपका संदेश क्यों आवश्यक है हम सभी को अपने स्वास्थ्य के विषय में जागरूक होना और दवाएं हमारे लिए उपयोगी बनी रहें, इस बात को सुनिश्चित करना?
बिल्कुल, हमें अपने स्वास्थ्य के लिए जानना है, बच्चों के लिए स्पेशली हाथ धोना, पूर्ण आहार, बच्चे को पौष्टिक आहार मिलना और फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, ये बच्चे को एंटीबायोटिक की अवस्था तक पहुंचाएगा ही नहीं और उसको पूरा ध्यान रखेगा। ये मैं कहना चाहूँगी सारी माँओं के लिए और पेरेंट्स के लिए। डॉक्टर अतुल, आपका संदेश किस तरह से इस बड़े खतरे को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है? मैं वापस प्रिवेंशन की बात करूँगा, और प्रिवेंशन में जब इम्यूनिटी की बात करते हैं तो दो चीज़ों पे स्ट्रेस करूँगा। एक तो जो माइंड है वो रिलैक्स्ड होना चाहिए, माइंड का स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है इम्यूनिटी को कम करने के लिए। और दूसरा न्यूट्रिशन पे, आजकल थोड़ी आदत पड़ गई है प्रोसेस्ड फूड खाने की या बाहर प्रिजर्व फूड खाने की, बाहर का खाना खाने की, और बच्चों को ये आदत बचपन से ही डाल दी जाती है और कुछ हद तक एक चलन सा हो गया है कि हफ्ते में 2 बार बाहर ज़रूर खाना है। उसको अवॉइड करें, जितना नेचुरल फूड खाएंगे उतना आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर हरीश चिलानी, डॉक्टर शोभना गुप्ता, डॉक्टर अतुल गोयल। विस्तार से आपने बताया है कि कैसे दवाओं को उपयोगी बनाए रखने के लिए उनका सही उपयोग करना आवश्यक है, और जैसा विशेषज्ञों ने कहा है कि दवाओं का अत्यधिक और अनावश्यक प्रयोग कई मामलों में हानिकारक है। तो आजकल स्वस्थ रहने के लिए गट बैक्टीरिया की बात हो रही है। अगर आप दवाएं और एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपके गट बैक्टीरिया भी उनसे प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए आवश्यक है सावधान, सतर्क और साथ ही संतुलन बनाए रखें, क्योंकि इसी से ही आपको प्राप्त हो सकता है संपूर्ण स्वास्थ्य यानी टोटल हेल्थ। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जागरूक रहें और अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल करें, चाहे बात हो बच्चों की, क्योंकि बच्चों के सामने आने वाला पूरा जीवन है। इसलिए आप उनको कोई भी दवा देना चाहते हैं तो इस बात को सुनिश्चित करें कि एक विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ही ये निर्धारित करें कि इस दवा की आवश्यकता है या नहीं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। टोटल हेल्थ के माध्यम से जानकारी और जागरूकता का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।